हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज ईबीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपकी सीरीज़ शुरू कर रखी है। क्या है? 300 प्रश्नों की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, आज उसका क्या करेंगे, पार्ट 12 में करेंगे। क्या है? पार्ट 12 करेंगे। इससे पहले हमने क्या है 11 पार्ट इसके कर रखे हैं। तो बिल्कुल जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और जितने भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिस उन तक तुरंत पहुंच सके। यह बात होती है केवल शिक्षक भर्ती की। तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को लेकर हमने क्या है ईबीएस पेडागोजी के 300 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक समझ लिए तो बिल्कुल आपका ईबीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके हिंदी पेडागोजी या जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर क्लास चल रही है। तो बिल्कुल क्या है, आप उन वीडियो को देखकर क्या है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। इससे पहले हमने क्या है 180 प्रश्न आपके कर रखे हैं, तो बिल्कुल उन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिफाइन करके हुए बताया गया है। अगर आपने एक बार देख लिया तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन अगर आपने कहीं देख लिया तो आप आंसर तुरंत लगा देंगे। ठीक है। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो मैं क्वेश्चन दिखा दूं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो इन पॉइंटों में हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। ठीक है। किन किन कौशलों के हमें विकास, मतलब किस कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये देखेंगे हम, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। कहेंगे सर बिल्कुल बात सही है हमारी। इसमें जो ये स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए। कोई भी स्थान है उसकी दूरी या कौन सी स्थिति कहाँ मतलब बैठ रही है, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे बी की कि स्थानों की सापेक्ष दूरी, दिशाओं की समझ, मतलब दूरी का भी पता होना चाहिए और दिशाओं का भी पता होना चाहिए। तब आप एक क्या है, एक शिक्षार्थी जो है मानचित्र बना लेगा। ठीक है। बात करेंगे प्रतीकों और स्केलों को बनाने, मतलब पैमाने की समझ। तो कहेंगे सब बिल्कुल बात सही है। ठीक है। तो इस ये भी बात आपकी सही है। कहेंगे चौथे की कि स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। तो बिल्कुल ड्राइंग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ मानचित्र की बात आ रही है और प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, बच्चे को कुछ करने की बात आ रही है। तो आप इस प्रकार का पॉइंट लगाएंगे। तो कहेंगे सर हमारे ए बी सी तीनों सही हैं। तो कहेंगे कौन से में हमारा ऑप्शन सही है। तो कहेंगे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए और क्या है स्केल पैमाने की समझ होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट, अगर इनमें से देखिए क्वेश्चन अगर इनडायरेक्टली पूछ लेता इन तीनों पॉइंट में से कोई भी अगर एक दे रखा होता तब आप इनमें से लगाते। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दे रखा है होता है, अगर आपने सीटेट प्रीवियस पेपर देखा होगा तो इस प्रकार के आपके पॉइंट दे रखे होंगे 3 से 4 और उसमें पूछ लेगा कौन कौन सी इसमें इससे रिलेटेड हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान समझना, इसमें कह रहा है उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन बी हमारा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन डी हमारा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताएंगे, देखिए इसमें जो आपका संबंधित नहीं है तो बिल्कुल आपको देखकर पता चल रहा होगा, अगर आपने कंटिन्यू क्लास कर रखी होंगी तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रटकर। ठीक है। मैंने टैग वर्ड बता रखा है आपको, हर वीडियो में टैग वर्ड जो होते हैं आपके इससे रिलेटेड आपको बताता हुआ चलता हूँ। कहीं भी आपको रटने की बात आ जाएगी, कहीं भी किसी भी पॉइंट में कंठस्थ करने की बात आ जाएगी, बार बार दोहराने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात आ रही है कि सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, तो बिल्कुल आपका ये नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाता, मैं आपको दोबारा ये दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ इसी में ही कि ऐसे आ जाता क्वेश्चन कौन सा उद्देश्य संबंधित है। ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आपके देखिए वैसे तो आपके तीनों ही सही हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर अवसर प्रदान करने की बात आ जाएगी तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है। अवसर प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है, मैंने बता दिया जहाँ पर बच्चे को अवसर प्रदान किया जाएगा वो आपका पॉजिटिव होता है, बिल्कुल आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा था तब आपको ऑप्शन ए लगाना है। क्या है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ठीक है। रटना
कंठस्थ करना, दोहराना, ये आपका बिल्कुल नेगेटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर संबंधित पूछ लेता तब आपको क्या लगाना था, बी लगाना था, और नहीं है तो आपको ऑप्शन ए लगाना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो क्या है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, तो कहेंगे सर यहीं से आपको देखिए देखते हुए चलते हैं, कहीं भी आप नहीं लगाएंगे। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर पहला हमारा जो पहला ही हमारा जो है इसमें कह रखा है कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना, तो बिल्कुल आपका ये नेगेटिव है। बात करेंगे दूसरे की, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, कहेंगे सर बिल्कुल सही है, मैं बताऊंगा कैसे सही है। तीसरे की बात करेंगे, परीक्षा में निष्पादन सुधारना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। डी की बात करेंगे, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना, तो कहेंगे सर नहीं। यहाँ पर परिभाषा सिखाने की बात आ जाएगी तो बिल्कुल आपको नहीं लगाना। यहाँ पर बच्चे के द्वारा देखिए, एक शिक्षक के द्वारा किसी विषय वस्तु पर चर्चा की जा रही है एक बच्चे के साथ, वो आपका सही होता है। लेकिन परिभाषा सिखाने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और व्यस्त रखना, किसी प्रकार का आपको व्यस्त रखने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और निष्पादन को सुधारना, ठीक है, परीक्षा में निष्पादन सुधारना, अगर कहीं भी परीक्षा से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट देखने को मिल जाए वो आपका नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे बी की, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर बच्चा स्वयं इन्वॉल्व होके, मैंने आपको बताया है बच्चा स्वयं करके कोई कार्य कर रहा है, सीख रहा है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर एक शिक्षक जो है बच्चे को इन्वॉल्व करके कोई कार्य करा रहा है, बच्चे को खोजने के अवसर दे रहा है। ठीक है, बच्चे को किसी प्रकार के करके सिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप आंसर वही लगाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार का बच्चे का विकास हो रहा है, वो आपका आंसर सही होता है। बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, वो आपका सही होता है। बच्चा करके सीख रहा है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। और बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा है, वो भी आपका सही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये टैग वर्ड होते हैं, बिल्कुल आपको क्वेश्चन में आपके पॉइंटों में ये देखने को मिल जाएंगे आपको ऑप्शन में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो हर वीडियो में आपको टैग वर्ड बताता हुआ चलता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी देखेंगे समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कभी भी क्या है, अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, बिल्कुल यहाँ पर दोहराई की बात आ गई, मैंने आपको बताया बिल्कुल निगेटिव है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अनुशासन में बनाए रखना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अब मैं बता दूं इसमें देखिए टैगवर्ड क्या है, अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है, तो मैंने बताया बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब निगेटिव की बात कर लेंगे, पाठ की दोहराई हो रही हो, वो आपका निगेटिव होता है। समय का कोई भी एक बाउंडेशन हो रही हो, वो आपका निगेटिव होता है। अनुशासन में बच्चे को बनाए रखना, वो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराने की बात आ रही है और मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन ए लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारी चीज़ समझते हुए चलना है बिल्कुल। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है ना, तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर क्या है, अपने डाउट वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पीडीएफ नोट्स वहीं पर उपलब्ध कराए जाते हैं, और क्या है आपके जितने भी आपके डाउट होते हैं वो आप क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो बिल्कुल देखिए उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो ऑप्शन ये हमारा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी हमारा है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन सी देखेंगे हम कि शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो कभी भी देखिए क्या है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कल बिल्कुल नहीं कहेंगे। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों की जहाँ पर बात आ जाएगी वो आपका नेगेटिव होता है। कहीं भी व्याख्या की बात आ जाएगी वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है,
अगले ऑप्शन की बात करें, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने की बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव संबंधित बच्चा खुद कार्य करेगा वो आपका बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अब मैं इसमें टैगवर्ड बता दूं, देखिए शिक्षार्थी से संबंधित जानकारी की बात आ रही है, उसके बाद आ रही है उनका विश्लेषण करने की बात आ रही है और उसके बाद सामूहिक परियोजना की बात आ रही है। तो बिल्कुल टैगवर्ड आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे कि कहीं भी आपको शिक्षार्थी के द्वारा संबंधित जानकारी मतलब बच्चा जो है स्वयं जानकारी एकत्रित कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानना है, ठीक है, तो उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण कर रहा है, सही गलत का उसमें अनुभव कर रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद में आपका क्या सामूहिक परियोजना यहाँ देखने की बात आ रही है, सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इन तीनों में से कहीं भी आपको कोई भी वर्ड देखने को मिल जाएगा वो आपका सही होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो बिल्कुल समझेंगे यहाँ पर रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करने की बात आ रही है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। ऑप्शन सी हमारा है शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए सही होगा। अब कैसे सही होगा, देखिए यहाँ पर आ रही है कि रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर आ रही है कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल यहाँ नहीं करने की बात करी। देखिए कैसे अंक के आधार पर कभी किसी बच्चे का आकलन नहीं करना है, बात मैंने आपको पीछे ही बता रखी थी। कभी भी बच्चे को आपको अंक के आधार पर उसकी तुलना नहीं करनी, उसका आकलन नहीं करना, ठीक है, बल्कि उसके अनुभव उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर उसका आकलन करना है, ठीक है। बात यहाँ पर आ रही है अधिगम रिक्तियों की पहचान बिल्कुल नहीं करेंगे, कमियों की पहचान यहाँ पर करनी है आपको, और क्या है सीखने का बढ़ाने। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको नेगेटिव वाला यहाँ पर कट लगा रहा हूँ, ये आपके तीनों सही हैं अगर पॉजिटिव की बात पूछ ले, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की बात आ रही है तो आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर पॉजिटिव की बात आ जाती है कि रचनात्मक आकलन को शामिल करता, ठीक है, करना, तो इसमें आ जाता कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान को शामिल करना। यहाँ पर ऐसा ज़्यादा रचनात्मक आकलन शिक्षण में कमियों की पहचान करना, पहचान को शामिल करना। और डी आपका देख लेते तो रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ाने को शामिल करना। तो इस प्रकार का ये आपका देखिए पॉजिटिव होते हैं तीनों, और जो आपका नेगेटिव है वो आपका ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई तो क्या वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड है आपको एग्जाम को लेकर, सीटेट 2020 के लिए। देखिए एग्जाम की चाहे डेट बढ़ गई हो, लेकिन आपकी पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 व 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। तो समझेंगे बिल्कुल इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगल देखिए ऑप्शन देखेंगे, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी हमारा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन डी हमारा है कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जो आपके एनसीएफ के द्वारा कहा गया है वो आपका कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़नी है, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी हमारा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ऑप्शन सी हमारा है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन डी हमारा है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, किसमें देखिए भोजन के सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है और इसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी से होगा, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। मतलब बच्चा जो स्वयं
उस कह सकते हैं विषय वस्तु के बारे में खोज रहा है, उसके बाद स्वयं तैयार करेगा, तो वह क्या है, आसानी से उस चीज़ को जान पाएगा, सरलता से उस चीज़ को समझ पाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो ऑप्शन ए हमारा अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन बी हमारा है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा है पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। ऑप्शन डी हमारा है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। ये आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो ऑप्शन इसका आपका ए सही होगा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो बिल्कुल जब पक्षी जो होते हैं हमारे, उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए क्या है, वह अपनी गर्दन को घुमाकर जो है वस्तुओं को देखते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नेत्र होते हैं, ये आपकी बात यहाँ पर इसी में आ रही है। कान ढके होते हैं, कान इनके दिखते ही नहीं है। कभी भी आप क्वेश्चन आपका आ जाए कि पक्षियों के कान दिखते हैं, तो सर कहेंगे नहीं दिखते हैं। ठीक है, और क्या है, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पे फोकस कर सकते हैं, कहेंगे सर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन हमारा शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। ऑप्शन बी हमारा शिक्षार्थियों की प्रकृति निरंतरता ना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी हमारा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो कभी भी परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए नहीं करेंगे, और शिक्षार्थियों को कितना नहीं सीखा है इसका जानने के लिए आप नहीं लगाएंगे। क्या है, शिक्षार्थियों प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए आप नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। तो बिल्कुल जहाँ पर एक शिक्षक जो है, अगर बच्चे का सतत व्यापक मूल्यांकन करता है, तो उसकी कमियों का पता लगाकर उसी कमियों को दूर करवाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और इसके कारण जो बच्चे को क्या है, परीक्षा के लिए भय भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सतत, तो ये आपका देखिए सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन को पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों के में शिक्षक द्वारा अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, तो कभी कभी बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि थोड़ा वो हो जाता है। चलिए अगला देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, चलिए कि ऑप्शन हमारा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी हमारा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन डी हमारा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को प्रदर्शन करना। तो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए व्याख्या करने की बात आ रही है, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी आपकी व्याख्या करने की बात आ रही है, नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बात डी ऑप्शन की देखेंगे, बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी से आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक भोजन का प्रदर्शन करना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो जब बच्चे के जो कह सकते हैं घर परिवार या माहौल में जो भी खाना बन रहा होगा, अगर एक शिक्षक उसके द्वारा वह बच्चों को वो समझाएगा, तो बच्चा आसानी से समझ लेगा। ठीक है, और यहाँ पर बात आ रही है प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। तो जहाँ पर आदान प्रदान करने की बात आएगी, एक विषय वस्तु कोई भी कार्य हो रहा है उस पर बातचीत करने की बात आएगी, क्या है, चर्चा करने की बात आ जाएगी। चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, मतलब चाहे शिक्षक से बात हो रही हो, चाहे उसके सहपाठियों से बात हो रही हो, चर्चा की जा रही हो, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। तो आपका आंसर इसमें बी से होगा। चलिए बात समझ में आ गई होगी आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय
प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर बताएंगे कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि शिक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर। ऑप्शन बी हमारा है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन सी हमारा है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन डी हमारा है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो कभी भी भाषण की बात आ जाएगी वो आपको नहीं लगाना है। चार्ट बनाकर कभी भी बात आ रही हुई प्रदूषण के चार्ट बनाकर इतना बच्चा नहीं सीख पाएगा जितना कि वह प्रत्यक्ष रूप से जानकर कैसा है विषय वस्तु को सीख लेगा। ठीक है, तो शैक्षिक भ्रमण, प्रदूषित नदी को दिखाना आपका इससे जो मोस्ट सुटेबल जो अच्छा बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपका आंसर सही होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना की बात आएगी। मैंने आपको हर क्वेश्चन बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, समूह परियोजना के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, बच्चा जो सहपाठी के द्वारा जो है ये स्वयं कोई कार्य कर रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि हम पीछे पढ़े थे क्वेश्चन। ऑप्शन ये हमारा पहला पॉइंट है कि हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकी का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, देखिए हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन जिस अभी हम पीछे ही पढ़ा था, एक क्वेश्चन में आया था, बच्चा स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर कार्य कर रहा है। ठीक है, और स्वयं उसका अवलोकन करेगा कि हमने जो कार्य है वो सही किया है या गलत किया है, तो वह क्या आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा। दूसरे, गहरे कार्य मूल्यांकन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इस प्रकार का पॉइंट आप नहीं लगाएंगे, ये आपका नेगेटिव होता है। परियोजना कार्य बिल्कुल अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, कहीं भी परियोजना कार्य करने की बात आ जाएगी या सीखने की बात आ जाएगी, समझने की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल सही होता है। क्या है, मौखिक परीक्षा बिल्कुल नहीं लाएंगे। यहाँ पर अभिव्यक्ति की बात आ जाती है वो आपका सही होता है, अभिव्यक्ति द्वारा बच्चे का मूल्यांकन, इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपका जो कौन सा सही होगा, आपका पहला पॉइंट और आपका तीसरा पॉइंट सही होगा। तो कहेंगे सर इसमें कौन से में आपका आंसर मैच कर रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, पहला और तीसरा। बात समझ में आए, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन आपको लगाना है, परियोजना कार्य मूल्यांकन आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ऑप्शन ए हमारा बच्चों के अनुभव, ऑप्शन बी स्कूल का वातावरण, ऑप्शन सी हमारा है उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल जो आपका पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए वो आपका बच्चों के अनुभव भी होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी आपका मायने रखता है उसमें, और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी मायने रखता है उसमें, आपका पर्यावरण में कैसा पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं आपके जो शामिल होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के अनुभव को भी उसमें शामिल करना है आपको, स्कूल का वातावरण माहौल कैसा है जिससे कि बच्चा आसानी से उसको समझ लेगा, और क्या है उपयुक्त पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम कैसा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको तीनों में से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं, पुराने शिक्षक हैं, क्योंकि आप देखिए भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपसे शिक्षक कहता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको अब तक देखे होंगे बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिल्कुल जिन साथियों ने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा वो जाकर वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर। कोई भी आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ध्यानपूर्वक समझ लेने हैं। क्या है, ध्यानपूर्वक समझ लेने हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी हमारा है छात्रों के लिए अच्छा अनुभव, ऑप्शन सी हमारा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी हमारा टीम भावना बढ़ाना। शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बताना है, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हुआ, छात्रों के लिए अच्छा अनुभव है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना इसमें आपका इससे रिलेटेड नहीं हो सकता, टीम भावना नहीं हो सकती, ऊर्जा को विकसित करना नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऑप्शन बी सही होगा, छात्रों के लिए अच्छा अनुभव। मतलब बच्चा जो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा एक शिक्षक सिखाता है तो क्या है उसमें कह सकते हैं बच्चा जो आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो है जान पाएगा किसी चीज़ को, तो उसके ज्ञान में वृद्धि हो पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। शैक्षिक भ्रमण पर्यावरण अध्ययन की बात आ जाएगी, क्या है सॉरी पर्यावरण अध्ययन की बात आ जाएगी
तो बिल्कुल आपको शैक्षिक भ्रमण लगाना है, क्षेत्र भ्रमण लगाना है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जानना है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या है समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, क्या है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपकी जो है जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट हैं, वो आपकी तैयारी आपकी जो है क्लास प्रॉपर चल रही हैं, तो उन वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।